तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से बात करने जा रहे हैं टर्की को लेकर। जी हाँ, टर्की में एक और नया कांड हुआ है और इस वजह से अफरा तफरी का माहौल कुछ इस तरह का है कि एक्सपर्ट्स का अब ये मानना है कि ये सारी चीजें इसीलिए अब हो रही है कि एर्दोगान को उनकी कुर्सी से अब हटा दिया जाए। कहने का मतलब प्रकृति खुद चाहती है कि एर्दोगान अब टर्की के और ज्यादा लंबे समय तक शासक बनकर न रहे। जी हाँ, टर्की के अंदर एक के बाद एक नई नई समस्याएं बिल्कुल निकलकर सामने आ रही है और ऐसी परिस्थिति में टर्की के अंदर स्थिति वो हो चुकी है जो कि कल्पनाओं से बिल्कुल परे है। जिस तरह की चीजें पाकिस्तान वगैरह में हम लोग देखते आ रहे हैं या वहाँ की जो कंडीशंस हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, कुछ इस तरह का माहौल इस समय टर्की में आया हुआ है। देखिए, अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा कि भारत की रेस्क्यू टीम, जिसमें एनडीआरएफ की टीम थी, हमारा मेडिकल स्टाफ था, हमारी सेना के कुछ जवान थे, ये सारे लोग रेस्क्यू काम को खत्म करके भारत लौट आए। भारत लौटने से पहले कई सारी तस्वीरें, कई सारे वीडियोस हमें देखने के लिए मिले कि टर्की के अंदर इनका बहुत मान सम्मान किया गया, इन्हें काफी आदर पूर्वक वहां से रवाना किया गया। पूरी दुनिया ने ये तस्वीरें देखी कि देखिए, भारत और टर्की किसी जमाने में अच्छे दोस्त बिल्कुल नहीं हुआ करते थे, लेकिन भारत का डेडिकेशन कुछ इस तरह का रहा कि वहां के लोग बिल्कुल फैन हो गए भारतीय रेस्क्यू टीमों के और उन्हें कितने सम्मान पूर्वक टर्की से रवाना किया जा रहा है। फाइनली भारत की टीम में भारत पहुंची, भारत में भी इनका जोरदार सम्मान हुआ, यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुद इन्हें इनवाइट किया, वहां पर इनका सम्मान किया। कहने का मतलब स्थितियां काफी ज्यादा सामान्य हो चुकी है। भूकंप की वजह से जितनी तबाही टर्की के अंदर आनी चाहिए थी वो आ चुकी थी। जितने भी लोगों को प्रयास करके जिंदा निकाला जा सकता था वो निकाला जा चुका है। जो लोग मृत थे और दबे हुए थे उन्हें भी मलबे से बाहर निकाल लिया गया। कहने का मतलब अब कुछ वहां पर कहने का मतलब वहां पर अब ऐसी किसी भी तरह के रेस्क्यू की अनिवार्यता नहीं दिखाई दे रही थी। केवल उन्हें राहत सामग्री की जरूरत थी इस समय, तो वो भारत समय समय पर उन्हें डिलीवर कर भी रहा था। दुनिया के कई और देश हैं वो भी समय समय पर डिलीवर कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच खबर निकल कर आती है कि कल रात को वहां पर फिर से भूकंप आया। जी हाँ, और ये भूकंप नापा गया रेक्टर स्केल पर 6.4 से लेकर 7.4 तक, यानी ये बहुत ही ज्यादा तीव्रता वाला भूकंप कहलाता है। इसके बाद जो टर्की के अंदर बची कुची कसर थी वो भी पूरी हो गई और जो बिल्डिंग्स एज इट इज थी पिछले वाले भूकंप की वजह से, उनका गिरना भी शुरू हो गया और कई बड़ी बड़ी इमारतों में फिर से दरारें निकल कर आ गई। हालांकि इस समय तक स्थितियां उतनी ज्यादा विकराल नहीं हुई है जैसी कि पहले वाले भूकंप की वजह से हुई थी, क्योंकि जितनी भी परिस्थितियां विकराल होने जैसी कंडीशंस वगैरह थी, जो बड़ी बड़ी इमारतें थी जिनके गिरने की वजह से लोगों को जान माल का नुकसान हुआ, वो सारी चीजें पहले ही हो चुकी थी। तो इस भूकंप को ज्यादा कुछ बिगाड़ने की जरूरत पड़ी ही नहीं कह सकते हैं हम लोग। लेकिन फिर भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बचा हुआ था वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी अब समाप्त होते हुए जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो भूकंप दोबारा से आया है ये केवल टर्की में नहीं आया है बल्कि सीरिया में भी आया हुआ है। सीरिया के अलावा कई और आजू बाजू के देशों में भी इसे महसूस किया गया है। जैसे लेबनान को ले लीजिए, वहां पर भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि जो सेंटर पॉइंट बताया जा रहा है वो टर्की ही है और टर्की में स्थितियां और ज्यादा जर्जर होती जा रही है। अब इन सब चीजों को देखते हुए अलग अलग एक्सपर्ट्स अपनी अलग अलग बातों को यहाँ पर रख रहे हैं। टर्की के अंदर इस समय लोगों को बेसिक नीड्स की जो चीजें होती है वो मिलने में काफी ज्यादा दिक्कतें जा रही है। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो टर्किश लोग हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड काफी ज्यादा अच्छा रहा है। आम इस्लामिक कंट्रीज की तुलना में उनका जो जीवन व्यापन का तरीका है वो बहुत ज्यादा हाई लेवल का रहा है और काफी ज्यादा सुलझी हुई सोसाइटी माना जाता था। हालांकि कट्टरता के बीज एर्दोगान के आने के बाद बोए गए, लेकिन फिर भी जो उनकी लाइफस्टाइल वगैरह थी वो थोड़ी सी डिफरेंट थी और आप ये कह सकते हैं कि वो यूरोपियन देशों जैसी थी। अब ऐसी परिस्थिति के बाद जो फिलहाल की कंडीशन जनरेट हुई है वो उनके लिए बिल्कुल भी सहने योग्य नहीं है। पानी तक पीने के लिए आपको नहीं मिल रहा है, 2 वक्त का खाना नहीं मिल पा रहा है, ठीक से आपको कपड़े नहीं मिल पा रहे हैं। ठंड की बात की जाए तो वो विकराल हो चुकी है, किसी भी तरह के अन्य रिसोर्सेज आपके पास बाकी नहीं बचे हैं। तो इन सारी अव्यवस्थाओं का जो जिम्मेदार ठहराया जा रहा है वो एर्दोगान को ठहराया जा रहा है। और ऐसी परिस्थिति में एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि निकट भविष्य में काफी जल्द टर्की के अंदर चुनाव होने हैं और यहाँ पर इसका खामियाजा एर्दोगान को भुगतना पड़ सकता है। एंड अगर 100% फेयर तरीके से कोई इलेक्शन वगैरह होता है तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि एर्दोगान अपनी गवर्नमेंट खो देंगे। हालांकि ये सारी चीजें अलग हैं। फिलहाल इस क्राइसिस के दौर में पॉलिटिकल बातें न की जाए तो ही अच्छा है, लेकिन एर्दोगान का कुछ ज्यादा लगाव रहा है भारत से, तो भारत के एक्सपर्ट्स का ये सारा कुछ मानना था जो मैंने अभी आपके सामने रखा। अभी जो नए भूकंप के बाद में त्रासदी मची है, जो बची कुछ सुविधाएं थी वो भी जब तबाह हुई है, इसके बाद अभी देखा जाएगा कि कौन कौन से देश फिर से टर्की जाने के लिए तैयार होते हैं। क्या ये जो फिर से भूकंप आया है इसको लेकर भारत किसी तरह की कोई कार्रवाई करता है, किसी तरह का कोई एक्शन लेते हुए टर्की की मदद के लिए फिर तैयार होता है? ये आने वाले समय में हमें पता चलेगा। इसको लेकर जो भी नई जानकारियां निकल कर आएगी मैं आपको समय समय पर वीडियो बनाकर सूचित कर दिया करूंगा। जय हिंद।